दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे अपील है, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक गांव में मनोहर लाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके दो पुत्र थे, बड़े का नाम सुधीर और छोटे का नाम रवि होता है। मनोहर लाल बहुत बीमार था, उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। मरने से पहले मनोहर लाल अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपने बड़े बेटे सुधीर के नाम करता है और आधा हिस्सा अपने छोटे बेटे रवि के नाम करते हुए बोलता है, बेटा, ये व्यापार मैंने बहुत मेहनत और लगन के साथ खड़ा किया है और मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद भी तुम दोनों भाई साथ मिलकर इसको इसी तरीके से और ऊंचाइयों तक लेकर जाओ। यह बोलते हुए मनोहर लाल दम तोड़ देता है और उसके दोनों लड़के और बहुएं रोने लगती हैं। पिताजी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, हमारा क्या होगा पिताजी? कुछ समय ऐसे ही बीतता है। रवि अपने पिताजी का कारोबार बहुत अच्छे से संभाल रहा था। वहीं दूसरी ओर सुधीर काम पर बहुत कमाता था। वह अपने बच्चे और बीवी के साथ ही रहता था और रोज कहीं ना कहीं घूमने जाता और बाहर मूवी देखा करता था, जिससे व्यापार का सारा भार रवि पर बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते एक दिन रवि की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और रवि अपने भाई से बोलता है, भैया, कल कुछ क्लाइंट आने वाले हैं और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर क्लाइंट के साथ ये डील फाइनल हो जाती है तो हमें बहुत मुनाफा होगा, तो मैं चाहता हूँ कल आप ऑफिस चले जाएं। सुधीर चिड़चिड़ाते लहजे में बोलता है, हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा कल। यह बोलते हुए सुधीर मन ही मन बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वैसे भी तुझे मेरे घर पे रहना अच्छा नहीं लगता। रवि ये सब सुन लेता है पर वे कुछ नहीं बोलता। अगले दिन शाम को रवि को पता चलता है कि सुधीर ऑफिस नहीं गया, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी डील उनके हाथों से निकल जाती है। यह जानकर रवि सुधीर के पास जाता है और थोड़ा गुस्से में बोलता है, क्या भैया, मैंने आज आपको ऑफिस जाने के लिए बोला था, एक दिन की ही तो बात थी, आपकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो गया। रवि की ये बात सुनकर सुधीर आंख बबूला हो जाता है। रवि, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं बच्चों के साथ बाहर घूमने गया हुआ था। और रही बात डील की, आज नहीं मिली तो क्या हुआ, कल मिल जाएगी। भैया, ये आपका हमेशा का है और इस वजह से हमारे व्यापार में दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है और ऐसे ही रहा तो एक दिन हम बर्बाद हो जाएंगे। यह सुनने के बाद सुधीर रवि से बोलता है, तुम मुझसे छोटे हो तो छोटे की तरह मुझसे बर्ताव करो। मुझे भी पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए सुधीर अपने कमरे में चला जाता है। रवि भी अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ रवि की पत्नी रवि से बोलती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम बर्बाद हो जाएंगे और बड़े भैया ये समझने को तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुधीर की पत्नी सुधीर से बोलती है, देखो जी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये सब। रवि आपसे छोटा है और वह आपसे इस तरीके से बात कर रहा है। मैं तो बोलती हूँ जी, कुछ करके इन दोनों को इस घर से बेदखल कर दिया जाए। इनके जाने के बाद ही हम चैन से जी पाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर ये दोनों यहाँ पर रहे तो हमारा जीना हराम कर देंगे। मैं इनका कुछ इंतजाम करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। कुछ दिन बाद सुबह सुबह सुधीर रवि के पास कुछ कागजात लेकर आता है और बोलता है, रवि देखो, मैंने कहा था ना, डील आज नहीं तो कल मिल जाएगी। एक बहुत अच्छी डील आई है। भैया, मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। बस जो बापूजी हमारे भरोसे अपना व्यापार हमें सौंप कर गए हैं, मैं उसको बर्बाद नहीं होने देना चाहता। सुधीर रवि की बात काटते हुए बोलता है, ठीक है रवि, कोई बात नहीं, भाइयों में इतना चलता है। चलो तुम अब इस कागजात पे फटाफट दस्तखत कर दो। रवि भाई की बात पर यकीन कर लेता है और रवि बिना पढ़े उन कागजात पर हस्ताक्षर करते हुए बोलता है, लो भैया, अब फटाफट इस डील को फाइनल कर दो, उसके बाद हम पिताजी के व्यापार को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे।
बेचारा रवि सब चीज़ों से अनजान, उसे पता भी नहीं था कि उसका भाई उसके साथ क्या करने जा रहा है। कुछ दिन बाद ऐसे ही रवि की पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। तभी सुधीर की पत्नी वहाँ पर आती है और बोलती है, अरे नौकरानी, खाना अच्छे से बनाना, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगी। यह सुनकर रवि की पत्नी हैरान हो जाती है। दीदी, आप क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। रुको, मैं समझाता हूँ तुम्हें। अब इस घर पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब से ये घर मेरा और मेरी पत्नी का है। यह सब सुनकर रवि भी वहाँ पर आ जाता है। भैया, आप क्या बोल रहे हो? ये घर हमारा नहीं है। यह घर तुम्हारा था, मगर अब नहीं है। अभी घर हमारा है और मैं तुम्हें 5 दिन की मोहलत देता हूँ। अपने लिए कहीं घर ढूंढ लो, क्योंकि 5 दिन के बाद तुम्हें ये घर खाली करना होगा। रवि अभी गुस्से में बोलता है, भैया तुम हमें कैसे निकाल सकते हो? इस घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। तुम्हारा हक था, लेकिन तुमने खुद कागजात पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। रवि बड़बड़ाते हुए बोलता है, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन जिस कागजात पर तुमने हस्ताक्षर किए थे वह जायदाद के कागजात थे, और तुमने खुद से वह सारी जायदाद मेरे नाम की है। भैया, आपने तो बोला था वे किसी डील के कागजात हैं। आपने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला और आपने पिताजी के व्यापार को, इस घर को अपने नाम करा लिया। भैया, एक बार मुझे बोल देते, मैं खुद आपको सारी जायदाद दे देता। मेरे पास इतनी फालतू बातों का टाइम नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ घूमने जा रहा हूँ और मुझे 5 दिन के अंदर मेरा घर खाली चाहिए। यह सब सुनकर मानो रवि के ऊपर बिजली गिर जाती है। वह समझ नहीं पा रहा था कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे ही 5 दिन होते हैं, रवि को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। अब रवि के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। बाहर बहुत ठंड होने की वजह से रवि परेशान था। उसको समझ नहीं आ रहा था अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर कहाँ जाए। गांव के निकट ही एक बहुत बड़ा पेड़ था। रवि निर्णय लेता है कि आज की रात हम इस पेड़ के नीचे ही गुजारेंगे और सुबह होते ही यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान की ओर निकल पड़ेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर उनको कहीं ठिकाना नहीं मिलता, जिससे उनकी हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। एक दिन सुबह होती है। रोज की तरह रवि नौकरी की तलाश में शहर जाता है, लेकिन कहीं भी नौकरी न मिलने के कारण वह वापस आ रहा होता है। तभी रास्ते में रवि को एक पैसों से भरा पर्स मिलता है। रवि उस पर्स को उठाता है और अपने दाएं बाएं देखता है तो उसको एक आदमी जाता हुआ दिखाई देता है, जिससे रवि को लगता है कि ये पर्स उसी का गिरा है। तो उस आदमी को रोकते हुए बोलता है, भैया क्या ये पर्स आपका है? मुझे यहाँ पर पड़ा मिला है। वह आदमी रवि के पास आता है और बोलता है, हाँ भैया ये मेरा पर्स है। रवि उस आदमी को वह पर्स देकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो आदमी रवि को रोकते हुए बोलता है, आज के ज़माने में कौन इतना ईमानदार होता है? आपको पता था कि इस पर्स में इतना पैसा है कि अगर आप इसको ले जाते तो आप अमीर हो सकते थे, लेकिन आपने ये पर्स मुझे वापस दे दिया। भैया मेरा ज़मीर मुझे ले जाने की इजाज़त नहीं देता। रवि की यह बात सुनकर वह आदमी जादू से एक परी के रूप में आ जाता है और परी रवि से बोलती है, रवि मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी और इस इम्तिहान में तुम पास हो गए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तो मैं तुम्हें एक सोने का घर देती हूँ, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकोगे। यह सुनकर रवि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब रवि और उसका परिवार उस घर में बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रहे थे। तभी ये बात रवि के बड़े भाई सुधीर को पता चलती है। जैसे ही उसे पता चलता है, उससे रहा नहीं जाता और वह रवि का सोने का घर देखने के लिए रवि के घर आता है। रवि अपने भाई को देखकर बहुत खुश होता है और उसे अंदर आने के लिए बोलता है, भैया आप प्लीज़ अंदर आइए ना भैया प्लीज़। सुधीर जैसे ही अंदर जाता है, वह देखकर दंग रह जाता है। उसे चारों तरफ सोने की ही चीज़ें दिखाई दे रही थी। यह देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वह सोचता है कि ये घर काश मेरा होता। भैया आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ।
जैसे ही रवि वहां से जाता है, सुधीर को पास में ही सोफे पर सोने का सिक्कों का बैग दिखाई देता है। सुधीर उठता है और उस बैग के पास जाता है और चारों तरफ देखकर वह बैग लेकर वहां से निकल जाता है। सुधीर सिक्कों का बैग लेकर सुनार की दुकान पर बेचने जाता है। वह बैग सुनार की दुकान पर रखता है। सुनार उससे पूछता है, क्या है इसमें? इसमें सोने के सिक्के हैं जो मैं बेचने आया हूँ। सुनार वह बैग उठाता है और जैसे ही बैग में देखता है, उसमें सिर्फ पत्थर दिखाई देते हैं। यह देखकर सुनार को गुस्सा आ जाता है और वह सुधीर से बोलता है, क्या भैया सुबह सुबह मजाक करने आए हो क्या? क्या हुआ भैया? अच्छा, तुम इतना सारा सोना नहीं ले पाओगे इसलिए बोल रहे हो ऐसा? ओ ताऊ, सोना कहाँ है इसमें? इसमें तो पत्थर भरे हुए हैं। यह बोलकर सुनार उसको दुकान से भगा देता है। सुधीर रोड पर चलता हुआ सोच रहा था कि मैंने तो वहां से सोने के सिक्के लेकर आया था, यह सिक्के पत्थर कैसे बन गए? सुधीर इतना सोचता ही है कि पीछे से एक कार उसको बहुत जोर से टक्कर मारती है, जिससे सुधीर बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। सुधीर बेहोशी की हालत में सोच रहा होता है, यह सब मेरे कर्मों की सजा है। मैंने अपने भाई के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। यह सोचते हुए सुधीर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ एम्बुलेंस आती है और सुधीर को हॉस्पिटल लेके चली जाती है। रवि अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल आता है और रोते हुए पूछता है, भैया ये क्या हो गया आपको? मेरे छोटे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तेरा दिल दुखाया, तुझे जायदाद से बेदखल किया। ये सब मेरे कर्मों का ही फल है जो मुझे मिल रहा है। रवि, अपने बड़े भाई को माफ़ कर दो। भैया ये कैसी बात कर रहे हो? माँ और पिताजी के जाने के बाद मेरे सब कुछ आप ही हो, और भला अपने माँ बाप से कोई कैसे गुस्सा हो सकता है? उस दिन के बाद से दोनों भाइयों ने मिलकर अपने व्यापार को बहुत ऊंचाई